नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए इतिहास की सामान्य जानकारी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास इतिहास संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति का शाब्दिक अर्थ है पहले और हास का मतलब है घटित होना। जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ जो पहले घटित हुए हैं वह अब इतिहास के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ इतिहासकार इतिहास को संस्कृत के 3 शब्दों से उत्पन्न मानते हैं। वह है इति, है और आस। इति का मतलब है ऐसा ही, और है का मतलब है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, और आ से मतलब है था, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। इसके अलावा अतीत की घटनाओं की क्रमबद्ध जानकारी को ही इतिहास कहते हैं। प्रोफेसर गाटे ने कहा है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा जोखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे भूतकाल में जो भी घटित हुआ है उसकी जानकारी हासिल करने के लिए हम जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं या जो लिखित सामग्री हमें मिलती है उसको हम इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इतिहास की कुछ परिभाषाएं हैं। एडवर्ड होलेटकार ने परिभाषाएं दी है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है, यानी अतीत और वर्तमान के मध्य चलने वाला निरंतर संवाद है। इसके अलावा एक नेक्स्ट परिभाषा और दी है कार्ल मार्क्स ने परिभाषा दी है कि समस्त पूर्ववर्ती इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अर्थात जो इतिहास में जो पहले घटित हुआ है वह किस प्रकार से संघर्षरत रहकर अपने को जीवित रखते थे या संघर्षशील जीवन को अपनाते थे। इसके अलावा डेविड ह्यूम ने एक और परिभाषा दी है, इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर है। अर्थात इतिहास को पढ़ने में उपन्यास से भी ज़्यादा मज़ा आता है। उपन्यास से अधिक रुचिकर है। जर्मन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा है। हेरोडोटस यूनान का निवासी था जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आया था, जिसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ में इतिहास भारत और फारस के मध्य जो व्यापार संबंध था उसके बारे में उसने वर्णन किया है। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, यानी वो असभ्य थे। उन्होंने खेती बाड़ी और घर बनाकर रहना उन्होंने शुरू नहीं किया था। उसे हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। उसके अलावा ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साधन उपलब्ध हैं
और उसमें मानव सभ्य हो गया था ऐतिहासिक काल में। जो अपनों से भारत आज़ाद हुआ था तब तक के काल में को हम ऐतिहासिक काल में सम्मिलित करते हैं। और उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में इस समय हमें क्या नहीं मिला था, लेखन सामग्री के प्रमाण तो मिलते हैं परंतु या तो वे अपुष्ट है या फिर उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता हमारे हड़प्पा सभ्यता, जिसकी लिपि हमें प्राप्त हुई है लेकिन उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, या उसके रहस्य को यानी उसकी जो लिपि है उसका अर्थ को हम समझ नहीं पाए हैं। और सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं, जो हमें जिनका समय ईसा पूर्व से 3री शताब्दी के है। और इस लिपि के यानी इस भाषा के विकास में लगभग 300 वर्षों का समय लगा था। अब स्रोत सामग्रियों के अध्ययन की दृष्टि से हम संविधान को इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। माफ़ कीजिए साथियों, बार बार संविधान, आज संविधान दिवस है इसलिए संविधान के बारे में कोई ना कोई बार बार शब्द यूज हो रहा है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पुरातत्व अंग्रेजी भाषा के आर्कियोलॉजी शब्द से मिलकर बना है, जो यूनानी भाषा के 2 शब्द आर्कियो और लोगास से मिलकर बना है। आर्कियोस और लोगास से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुरातन ज्ञान। आर्कियोस का मतलब है पुरातन और लोगास का मतलब होता है ज्ञान से। पुरातत्व को स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले थे मार्टिमर व्हीलर। और गॉर्डन चाइल्ड ने कहा है कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ही ज्ञान पुरातत्व है। गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि जो भौतिक अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से हम जो मानव के क्रियाकलापों के बारे में जो चीज़ ज्ञान हासिल करते हैं वह पुरातत्व के अंतर्गत आता है। वी लाल कहते हैं, वी लाल ने कहा है कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है, यानी पुरातत्व है विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव यानी जो भूतकाल में जो व्यतीत हुए इंसान हुए थे उनके मानव की संस्कृति की जो व्याख्या करता है वह पुरातत्व है। अब इनकी खोज यानी अन्वेषण। प्राग ऐतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास पूर्णतया पुरातात्विक अन्वेषणों पर ही आधारित है, क्योंकि इनमें लिखित साधन उपलब्ध नहीं है या लिखित साधन उपलब्ध है तो भी हम उनके पढ़ नहीं पाए हैं। और जबकि ऐतिहासिक काल पुरातत्व वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, क्योंकि इसमें लिखित साधन भी है और मानव सभ्यता के अवशेष भी मिलते हैं। उसके बाद उत्खनन कार्य। 20वीं सदी के पूर्व तक उत्खनन कार्य अव्यवस्थित ढंग से था, लेकिन कालांतर में वैज्ञानिक तकनीक का विकसित हो जाने के कारण उत्खनन कार्य व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ किया गया। उत्खनन की निम्नलिखित विधियां हैं, एक लंबवत है और एक क्षैतिज है। लंबवत विधि के अंतर्गत क्या आता है? लंबवत विधि के अंदर किसी स्थान की ऊर्ध्वाधर यानी लंबाई में जिसका उत्खनन किया जाए जब तक कि उसकी प्राकृतिक मिट्टी हासिल न हो जाए, प्राकृतिक मिट्टी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उसका उत्खनन किया जाता है। यह सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है, जिससे पता चलता है कि उस स्थल पर कितने काल तक किन किन लोगों द्वारा संस्कृतियों का विकास किया गया। अब इसके उद्देश्य क्या है? लंबवत उत्खनन के इसके उद्देश्य है संस्कृतियों का प्रत्यक्षीकरण न कर उसके क्रम का प्रत्यक्षीकरण करना है। यानी कि किसी भी संस्कृति थी, जो भी कोई भी संस्कृति थी, उसके खुद संस्कृति का प्रत्यक्षीकरण नहीं करना, उस संस्कृति के बारे में क्या था क्या नहीं ये जानना नहीं है, लेकिन उसके क्रम का, इस संस्कृति से पहले कौन सी संस्कृति थी, इसका कालक्रम कितना था,
यह जानकारी हासिल करने के लिए हम लंबवत उत्खनन करते हैं। इसमें उस स्थान की सांस्कृतिक मान या समय मान तैयार हो जाता है। उस स्थान की तुलना अन्य संस्कृतियों से की जा सकती है लंबवत उत्खनन में। अब लंबवत उत्खनन की या ऊर्ध्वाधर उत्खनन की सीमाएं हैं कि यह मानव सभ्यता के विविध पक्षों जैसे कि राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक आदि की जानकारी हमें प्राप्त रूप से नहीं देता है, क्योंकि इसमें क्षेत्र सीमित होता है, क्षेत्र सीमित होता है, वह कम सीमित होता है और कम समय में किया जाता है। यह पूर्ण सभ्यता का ज्ञान नहीं कराता है, पूर्ण सभ्यता का ज्ञान नहीं करवाता है, पूर्ण सभ्यता का ज्ञान नहीं करवाता है। तिथि क्रम तो निश्चित हो जाती है, परंतु यानी लंबवत में उस स्थल की तिथि निश्चित हो जाती है कि यहाँ पे कितने काल से कितने काल तक का मानव का निवास था, परंतु उसके स्वरूप तथा उसका स्वरूप का ज्ञात नहीं प्राप्त होता है। समान संस्कृतियाँ वाले कई स्थानों के तुलनात्मक अध्ययन में यह सहायक है। उसके बाद आता है क्षैतिज उत्खनन। क्षैतिज उत्खनन में यह समग्र स्वरूप से ज्ञान प्राप्ति के लिए काम लिया जाता है, यानी कि यह किसी क्षेत्र की संपूर्ण भाग का उत्खनन कार्य किया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है कि सभ्यता के संपूर्ण विस्तार को देखना होता है, यानी कि अब जब इसके संपूर्ण भाग का हम उत्खनन करेंगे तो इसके संपूर्ण भाग में क्या क्या विशेषताएं थी उस सब को संपूर्ण रूप से देख सकते हैं। स्थान विशेष की संस्कृति सभ्यता की संपूर्ण आर्थिक जानकारी ले सकते हैं, सामाजिक राजनीतिक जानकारी हासिल कर सकते हैं, अब जो मार्टिमर व्हीलर है उन्होंने कहा था कि मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि किसी संस्कृति का सर्वांगीण विकास यानी सर्वांगीण परिचय प्राप्त करने के लिए जब किसी पुरास्थल के काल विशेष से संबंध संपूर्ण या अधिकांश भाग का उत्खनन किया जाता है तो उसे क्षैतिज उत्खनन कहते हैं। यानी किसी भी संस्कृति के सर्वांगीण यानी संपूर्ण भाग के परिचय की जानकारी के लिए हम जो उत्खनन कार्य किए जाते हैं, किसी स्थान विशेष की उत्खनन कार्य किया करते हैं, यानी संपूर्ण क्षेत्र का उत्खनन करते हैं, तो वह क्षैतिज उत्खनन के अंतर्गत आता है। इतिहास का मूल उद्देश्य अर्थात यथार्थ का मूल्यांकन बिना इस विधि को अपनाते हुए संपूर्ण नहीं है। क्षैतिज विधि को न अपनाएं तो हम किसी भी क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग तक्षशिला में हुआ था। तक्षशिला में इस विधि का उपयोग किया गया था। इससे भारतीय यवन शासकों की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो आदि स्थलों पर भी इसी प्रकार के उत्खनन कार्य किए गए थे, यानी क्षैतिज उत्खनन किया गया था। इसकी सीमाएं देखो, क्षैतिज उत्खनन की सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। इसकी सीमाएं हैं, सभी स्तरों की खुदाई संपूर्ण खुदाई नहीं की जा सकती, यानी कि जिस प्रकार लंबवत में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक खुदाई करते हैं जब तक कि प्राकृतिक मिट्टी हासिल ना हो जाए, प्राकृतिक मिट्टी तब तक खुदाई करते हैं। लेकिन क्षैतिज में क्या है कि हम इसके संपूर्ण खुदाई नहीं कर सकते, संपूर्ण स्तर की खुदाई नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज में इतने ही स्तर की खुदाई कर सकते हैं, संपूर्ण स्तर की खुदाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है। अगर समय अधिक लगेगा तो धन भी अधिक लगेगा और तथा परिश्रम भी अधिक करना पड़ेगा, यानी कि मेहनत भी अधिक लगेगी।
इसके अलावा छोटे प्रस्थलों को संपूर्ण खुदाई की जा सकती है। जो छोटे छोटे स्थल हैं, छोटे स्थलों की खुदाई की जा सकती है, परंतु बड़े स्थलों की, जैसे कि कौसाम्बी हो गया, कौसाम्बी, नालंदा, विक्रमशिला आदि स्थलों की खुदाई इस क्षैतिज उत्खनन से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बड़े क्षेत्र हैं, यहाँ पे समय अधिक लगेगा, धन भी अधिक लगेगा, इसलिए इसकी खुदाई नहीं की जा सकती। अब इन दोनों में लंबवत और क्षैतिज उत्खनन के बीच में संबंध देखिए। संबंध क्या है इन दोनों में? संबंध है दोनों विधियों को साथ साथ अपनाना आवश्यक है। इन दोनों को साथ साथ ही अपना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की पूरक है। एक दूसरे की क्या है? ये पूरक है। एक विधि से मात्र एक पक्षीय ज्ञान ही प्राप्त होता। अगर अपने लंबवत उत्खनन करें तो हमें एक ही ज्ञान प्राप्त होगा, एक पक्ष का ही ज्ञान प्राप्त हो गया। क्षैतिज करें तो भी अपने को एक पक्ष का ही ज्ञान प्राप्त होगा। अगर इन दोनों को साथ साथ अपने उत्खनन कार्य में शामिल करें तो अपने को दोनों प्रकार के, दोनों पक्षों की जानकारी मिल जाएगी। ऊर्ध्वाधर उत्खनन में किसी क्षेत्र की प्राचीनता, उसके निवासियों के स्वरूप तथा उनके उत्थान पतन की जानकारी मिलती है, उत्थान पतन की जानकारी हासिल होती है। जबकि क्षैतिज विधि में उस क्षेत्र की सभ्यता या संस्कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी स्थल का क्षैतिज उत्खनन करने से पहले लंबवत उत्खनन द्वारा उसके स्तर विन्यास का विधिवत अध्ययन कर लेना जरूरी है, अन्यथा सभ्यता का निर्धारण ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता। इन दोनों विधियों से हम किसी काल के इतिहास एवं उसकी संस्कृति का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। यानी कि किसी काल की जो सभ्यता थी, सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा है कि लंबवत और क्षैतिज उत्खनन में जो समानता बताई है, उनमें क्या कहा उन्होंने कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। लंबवत उत्खनन गाड़ी के बिना ही रेल समय सारणी है। यानी जो लंबवत है, लंबवत उत्खनन है, लंबवत उत्खनन क्या है? वह रेल ऐसी रेल है जिसमें समय सारणी नहीं है, समय सारणी नहीं है। जबकि क्षैतिज उत्खनन समय सारणी के बिना रेल है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लंबवत उत्खनन करें तो ये बिना गाड़ी के है, बिना गाड़ी के समय सारणी है, बिना गाड़ी के समय सारणी। और क्षैतिज करें तो ये समय सारणी के बिना, यानी कि किसी रेलवे स्टेशन पर बिना गाड़ी के समय सारणी लगा दे, यहाँ से हनुमानगढ़ से जाने के लिए, जयपुर जाने के लिए इतने बजे ट्रेन आएगी, लेकिन वहाँ पे ट्रेन है ही नहीं तो जाएंगे कैसे? उसी प्रकार क्षैतिज उत्खनन में ट्रेन तो है लेकिन समय सारणी नहीं है, वो पता नहीं कब चलती है कब नहीं चलती, इसके बारे में अपने को कुछ पता नहीं है। अतः दोनों उत्खनन विधियों का प्रयोग करके ही हम किसी सभ्यता के संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो 3000 सब्सक्राइबर हुए हैं हमारे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप अपना प्रेम दर्शाते रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल इसके दूसरे भाग के साथ।